Hello students, today we will start chapter 2 Goodwill, its nature and valuation. Okay, so first you have to understand the meaning of goodwill. Okay, so what is goodwill? गुडविल का मीनिंग अच्छे से आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि पार्टनरशिप में पूरा भी ये गुडविल आने वाला है. ठीक है, गुडविल का जो टर्म्स है ये अभी पार्टनरशिप के आगे भी चैप्टर्स में आते रहेंगे. तो गुडविल का जो टर्म है ये बहुत ही अच्छे से समझना है आपको. ओके, so let's start with the basic meaning of goodwill. Goodwill is an intangible asset by which enterprises are able to earn higher profits than its normal profit. Okay, so goodwill एक intangible asset है. Okay, you are aware of tangible and intangible. ठीक है, so goodwill is an intangible asset by which enterprises are able to earn higher profits than its normal profit. ठीक है, गुडविल की वजह से इंटरप्राइज नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करते हैं. ठीक है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. गुडविल एक किसी भी इंटरप्राइज या बिजनेस का रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. करेक्ट. If any excess price has been paid for the business as a purchase consideration over its value of tangible assets, then it is because of goodwill. ठीक है, अगर कोई किसी दूसरे बिजनेस को परचेस कर रहा है और वो उसके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे कर रहा है, उसके जो मार्केट वैल्यू मीन्स उसके जो एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी उसके एसेट्स हैं उससे वो ज़्यादा का पे जो कर रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा जो पे कर रहा है उसके बिजनेस का, दैट एक्सेस प्राइस इज कंसिडरेशन एज अ बिकॉज ऑफ गुडविल. ठीक है, उस बिजनेस ने अपना एक रेपुटेशन बना के रखा है, तो उस बिजनेस को अगर परचेस करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. तो ये जो एक्सेस प्राइस पे होता है ये बिकॉज ऑफ गुडविल है. ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एन आउटलेट ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा का आप आउटलेट लेने जा रहे हो. ठीक, तो आपने देखा है डोमिनोज पिज़्ज़ा में क्या होता है उसके आउटलेट में. सबसे पहले तो उनका किचन में क्या होगा, बड़े बड़े ओवंस होंगे. ठीक है, फर्नीचर्स, फिर एयर कंडीशनर्स. ठीक है, और उस बिल्डिंग, तो ये मान लो उनके पूरा एक आउटलेट का पूरा एसेट्स है. अब इस एसेट्स की वैल्यू सपोज आ रही है 10 करोड़ रुपीज़. ठीक है, आपने पूरा एसेट का पूरा वैल्यूएशन देखा, करंट मार्केट वैल्यू, और उसका आया 10 करोड़ रुपीज़. ठीक, बट क्या वो डोमिनोज आपको 10 करोड़ में दे देगा अपना जो बिजनेस है? नहीं, वो 10 करोड़ से ज़्यादा आपसे लेगा, बिकॉज आप जो उसका बिजनेस ले रहे हो वो एक बना बुनाया बिजनेस है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे. डोमिनोज का ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, तो जो आपका उसका बिजनेस ले रहे हो तो आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका एसेट्स परचेज किए आपका वो बिजनेस आपका हो गया. सो आपसे वो जो एक्स्ट्रा प्राइस लेगा, फॉर एग्जांपल ले लो 30 करोड़. ठीक है, सो क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू तो 10 करोड़ ही है, बट आप पे कर रहे हो उसे एज अ परचेज कंसिडरेशन 30 करोड़. तो जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ है दैट इज इट्स गुडविल. किसका गुडविल है? डोमिनोज का, जो उसने इतने सालों से कमाया है मार्केट में. ठीक है, अब समझ में आया ये. देन इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. गुडविल इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. अमोर्टाइजेशन मीन्स गुडविल का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो जितने साल तक उसका रेपुटेशन का एक एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है, उतने टाइम तक उसको ईयर टू ईयर डिवाइड करके यूज़ किया जाएगा. ठीक है, दैट इज़ अमोर्टाइजेशन. ठीक है, अमोर्टाइजेशन का मीनिंग यही होता है कि ईयर टू ईयर उस एक्सपेंडिचर को, उस वैल्यू को यूज़ करना. ठीक है, देन ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स.
गुडविल दो टाइप्स के हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ गुडविल, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन गुडविल कैसे क्लासिफाई करेंगे, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मीन्स अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ डोमिनोज पिज्ज़ा आउटलेट, देन यू हैव परचेज्ड डोमिनोज गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल। और डोमिनोज ने खुद के लिए जो अपना गुडविल बनाया, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो देखो, अगर किसी एक्स पर्सन ने जाके डोमिनोज पिज़्ज़ा का आउटलेट परचेज किया है, तो वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में वो जो गुडविल का अमाउंट है वो एंट्री करेगा। दैट इज ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। बट डोमिनोज जो है खुद का बनाया हुआ गुडविल, खुद से जो मेहनत से उसने जो अपनी गुडविल बनाई है, उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, सेल्फ जनरेट गुडविल इज नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इट्स अमाउंट और पेमेंट कैन नॉट बी असर्टेन। जो खुद से मेहनत करके अपनी गुडविल बना रहा है, वो उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसका एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ये, अभी आगे भी आपको क्लियर हो गई। तो अभी बस आपको इतना समझना है, परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स बट नॉट सेल्फ जनरेटेड इज। ठीक है, ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। देन देयर इज अ नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन, कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लो कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट। ठीक है, जब भी मैनेजमेंट में कुछ चेंज होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का जो जब भी चेंजेस आएंगे, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की नौबत आती है, तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स अपने फॉर्म का गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसकी रिटायरमेंट हो गई या फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तब गुडविल का वैल्यूएशन होगा। और पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म को सेल किया जा रहा है, तब गुडविल का वैल्यूएशन होगा। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मेनली आर नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर कंपनीज में, ये अफेक्ट करता है गुडविल को। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, तो क्या होगा, गुडविल क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि उसके हर चीज़ बढ़िया होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, सेल्स अच्छा होगा, तो ये ओवरऑल एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, देन गुड लोकेशन, किसी अच्छे लोकेशन में कोई बिजनेस चल रहा है, तो क्या होगा, उसका गुडविल बन जाएगा। देन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बहुत ही पुरानी कोई बिजनेस है, बहुत समय से चली आ रही है, तो उसका एक अपने आप एक गुडविल तैयार हो जाएगा। जैसे कि जो भी पुरानी कंपनीज है, उसमें ऑटोमेटिकली कस्टमर्स का ट्रस्ट होता है, लाइक बजाज हो गया, टाटा हो गया, गोदरेज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं उनको ऑटोमेटिक ट्रस्ट होता है कि भाई इतनी पुरानी कंपनी है, तो ये बहुत अच्छी होगी। ठीक है, देन मार्केट सप्लाईज, अगर मार्केट में बहुत ही अच्छी उसको रॉ मटेरियल सप्लाई हो रही है, तो उससे गुडविल क्रिएट होगा। और गुड कस्टमर रिलेशंस, और ऑब्वियसली कस्टमर से किसी कंपनी के अच्छे रिलेशंस हैं, तो उस कंपनी का गुडविल क्रिएट होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, गुडविल इज अ टाइप ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म विच दे क्रिएट बाय डूइंग देयर एफिशिएंट बिजनेस। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, गुडविल इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अभी मैंने एक शॉर्ट में बताया आपको कि परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। ओके, सो फर्म हैज़ पेड हायर कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, किसी फर्म ने किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं,
तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पर्सन एक्स हैज़ परचेज्ड डोमिनोज पिज्ज़ा आउटलेट, ठीक है। तो वो एग्जांपल आपको माइंड में रखना है, 10 करोड़ एंड 30 करोड़। सो 20 करोड़ इज अ एक्स्ट्रा अमाउंट विच ही हैज़ पेड, हायर कंसिडरेशन पे किया गया है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड, इट इज़ जनरेटेड बाय द सेल्फ एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। डोमिनोज ने जो ओनर्स हैं उन्होंने खुद अपनी मेहनत से जो गुडविल बनाया, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हायर कंसिडरेशन मीन्स मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, जो भी एसेट्स के वैल्यू से ऊपर जो पे किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब हो रहा है हायर कंसिडरेशन का। सेल्फ जनरेटेड में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड बाय द मैनेजमेंट, हैंस नो कंसिडरेशन और पेमेंट इन्वॉल्व। नेट एसेट्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है परचेज गुडविल के साइड में? नेट एसेट्स मीन्स आपको पहले ही पता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये होता है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करके परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाता है अगर कोई कंपनी को बाय या सेल किया जा रहा है, ठीक है। सेल्फ जनरेट गुडविल में सिर्फ वैल्यूएशन तभी होगी जब वो बिजनेस सेल करने की सोच रहे हैं, ठीक है। डे टू डे में वो सेल्फ जनरेट गुडविल को वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस ही उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, सेल्फ जनरेट गुडविल, ठीक है। द परचेज गुडविल इज रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज पेमेंट इज असर्टेन्ड और एविडेंस, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझना है आपको। परचेज गुडविल इज रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिर्फ परचेज गुडविल को ही अकाउंट्स बुक में एंट्री होगी, बिकॉज पेमेंट इज असर्टेन्ड। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ परचेज गुडविल को ही क्यों रिकॉर्ड करो, भाई गुडविल तो दोनों है, परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल दोनों को ही रिकॉर्ड होना चाहिए। बट परचेज, आपको ये अच्छे से पता है कि अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड चीज़ें ही एंट्री की जाती है, ठीक है। क्वालिटेटिव पर्पज़ जो भी चीज़ें उसकी एंट्री नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जब भी गुडविल परचेज करेंगे तभी उसका फाइनेंशियल वैल्यू असर्टेन होता है, तो फाइनेंशियल वैल्यू जब असर्टेन होगा तभी हम उसको अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। विदाउट असर्टिंग फाइनेंशियल वैल्यू वी कैन नॉट गेट एंट्री ऑफ एनी एसेट्स और एनी एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। Then self-generated goodwill is not shown in the books of account because payment or amount cannot be ascertained or evidence, ठीक है। सेल्फ जनरेट में कोई भी पेमेंट और अमाउंट असरटेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज अमाउंट डज नॉट एक्सचेंज हैंड्स, ठीक है। इसमें कोई भी अमाउंट के एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। अपने आप से तो कोई कितना भी बता देगा मेरी बिजनेस इतने का है, या बहुत ही हाई अमाउंट बता देगा, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड में। लेकिन उसका एक्चुअल अमाउंट कब डिसाइड होगा, जब अमाउंट जो है एक्सचेंज होंगे बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है, तभी उसका एक्चुअल अमाउंट असर्टेन होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन कैलकुलेटिंग गुडविल, ठीक है। कई ऐसे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में अभी आपको आएगा, तो उस टर्म्स का यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट, और उसी को कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट नाम से समझ में आ रहा है कि नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या है? एक रेट ऑफ रिटर्न डिसाइडेड रहता है कि भाई इतना रेट ऑफ रिटर्न का अगर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट कर किया है तो फिर उतना रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है, ठीक, स्टील इंडस्ट्री के लिए सपोज रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड है। अब रेट ऑफ रिटर्न किस में डिसाइड होता है? कैपिटल में। तो स्टील इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसमें से जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सपोज ए ने स्टील इंडस्ट्री ओपन किया है, बी ने स्टील इंडस्ट्री ओपन किया है, सी ने स्टील इंडस्ट्री ओपन किया है, अलग अलग एरियाज पे। तो मार्केट में एक रेट डिसाइड है कि भाई वो 15% रिटर्न अपने कैपिटल में से कमा लेंगे। सपोज 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्टेड है, सपोज ए ने 1 लाख का किया है, बी ने 2 लाख का किया है, 3 ने 3 लाख का किया है।
तो 15% निकालते जाओ, 15,000 डबल करते जाओ, 30,000, ठीक है, देन 45,000, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जो मार्केट रेट के हिसाब से जो एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एक नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न डिसाइडेड रहता है, ठीक है, अभी क्या रेट चल रहे हैं, कोई एक इंडस्ट्री किस रेट पे अभी प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इट इज़ द प्रॉफिट अर्नड इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। Any abnormal incomes and expenses are not considered for calculating normal profit. Goodwill is to be valued at normal business activities. ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगी अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, जिस टाइप की जो कंपनीज हैं वो अपने नॉर्मल बिजनेस से जो इनकम अर्न करती है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सो एनी एबनॉर्मल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। लाइक जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करती है, उसमें वो जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी पैसे उनके जेब से गए और जो भी इनकम उनके पास आई, वो सब की एंट्री करने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं जिसे कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल इनकम और एक्सपेंस भी कंसिडर हो जाते हैं। एबनॉर्मल इनकम और एक्सपेंस वो हैं जो नॉर्मल बिजनेस से अर्न नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, भाई एसेट्स बेचना उनका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो तो कभी कभार ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम को कंसिडर नहीं करना है। तो ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एबनॉर्मल इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम कमाई गई है उस वही नेट प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि गुडविल जो है, जो हम गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के बेस पे, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के बेस पे ही कंसिडर होना चाहिए। एबनॉर्मल इनकम और एक्सपेंस को कंसिडर करके गुडविल की वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। देन एबनॉर्मल लॉसेज और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये? विच आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट as shown by profit loss account is added back to arrive at normal profit. Because of abnormal losses which are being deducted in profit loss account, profit are showing less, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें कि एबनॉर्मल लॉसेज उसमें इंक्लूड ना हो। लेकिन आपको जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आया है उसमें एबनॉर्मल लॉस सपोज उसमें डला हुआ है। डला हुआ मीन्स क्या है? लॉसेस क्या करते हैं? प्रॉफिट को कम करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? उसको वापस से ऐड बैक करना है, क्योंकि वो लेस हो चुका है। जो लेस हुआ है उसको वापस से लाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये अमाउंट लेस होने की वजह से क्या हुआ? प्रॉफिट कम शो हो रहा था, ठीक है। तो इसको वापस से ऐड बैक करेंगे, ठीक। अब एग्जांपल क्या है एबनॉर्मल लॉसेस के? मैंने आपको अभी बताया कि एबनॉर्मल लॉसेस वो हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नहीं होते, जो कभी कभार अनसर्टेनिटी में हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, कॉमन एग्जांपल लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, ठीक है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार नहीं होते एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली शोन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंट्री कर दिया और उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट जो है कम शो होगा। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में जाने चाहिए, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का? ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में जाने चाहिए वो रॉन्गली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वो प्रॉफिट को कम कर देगा, तो उसको वापस से ऐड बैक करना है। जितना भी एबनॉर्मल लॉसेज एक्सपेंडिचर है उसको वापस से ऐड बैक करना है। यानी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, किसी ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके एंट्री कर दी गई, तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट
कम शो होगा, ठीक है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इनको क्या करना है, वापस से ऐड बैक करना है, इसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसको वापस से ऐड बैक करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ के रखो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट को कम कर रहा है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी प्रॉफिट को कम कर रहा है। वैल्यूएशन का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? सपोज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 है, लेकिन हमने उसको 12,000 करके एंट्री कर दिया, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये दोनों अपोजिट क्यों हैं? क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अच्छे से पता है कि दोनों अपोजिट साइड लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक जो है एक्सपेंडिचर साइड लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक जो है इनकम साइड लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूसेस द प्रॉफिट। तो इसकी वजह से उसको क्या करना है, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी उसको वापस से ऐड करना है, ठीक। अब एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं, जस्ट इसका उल्टा ठीक है। एबनॉर्मल गेन्स दिस आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट। अब एबनॉर्मल गेन्स ने क्या किया था, ऐसे गेन्स जो नॉर्मल बिजनेस से नहीं हुए हैं, नॉर्मल बिजनेस सेलिंग से नहीं हुआ है, तो ऐसे जो गेन्स हैं वो क्या किए, प्रॉफिट को हाई कर दिए, ओके। तो प्रॉफिट को हाई कर दिए, बढ़ा दिए थे, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, तो ऐसे अब नॉर्मल गेन्स को माइनस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट आर शोइंग हाई, ठीक है। तो क्लियर है मतलब? देन एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल गेन्स और इनकम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ है। देन नॉन रिकरिंग इनकम्स, ठीक है, कोई भी इनकम्स जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं है और वो रिकरिंग नेचर की नहीं है। देन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम कंपनी को जनरेट हुआ, ठीक है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या है ये भी आपको आगे बताऊंगा मैं, इसको पूरा आगे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के हमने दिखा दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट जबरदस्ती का बड़ा हो गया था, हाई हो गया था, तो उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन इनकम साइड। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिखा दिए थे, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहा था, तो उसको वापस से लेस करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉसेज आर एडेड बैक एंड एबनॉर्मल गेन्स आर डिडक्टेड, ठीक है। तो समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? देन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैलकुलेशन आपको पता है, सेम वही है ये। तो एवरेज प्रॉफिट, इट इज़ द एवरेज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, ठीक है। सपोज 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये 4 साल का प्रॉफिट है भाई कंपनी का। अब मैं बोल रहा हूँ इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 4, तभी 4 साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो जो आएगा दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आपको एक प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें से जो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लोगे तो वो इट कम्स टू एवरेज प्रॉफिट। नाउ दिस द डिफरेंट टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वाइल यू आर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो डोमिनोज को मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसको फिर से आपको सोचना है अभी। तो ये क्या है, कितने साल तक कोई भी फर्म सिमिलर प्रॉफिट अर्न कर सकती है किसी भी नए बिजनेस को परचेज करने पे। ओनरशिप चेंज हुआ, ओनरशिप चेंज होना मतलब क्या हो गया, नॉर्मली बिजनेस परचेज सेल वाला मामला आया हुआ है। तो सपोज पर्सन एक्स ने डोमिनोज का आउटलेट परचेज किया, तो वो कितने साल तक जो अभी डोमिनोज आउटलेट जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो
एक एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आने वाले 3-4 साल तक मैं सेम जो एक्सपर्टीज़ है उसी से प्रॉफिट अर्न कर लूँगा, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़। ठीक है? अब हो सकता है उसके बाद क्योंकि पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ठीक है? पहले डोमिनोज़ जो है अपने तरीके से चला रहा था, अब पर्सन एक्स ने ले लिया उसका आउटलेट, तो हो सकता है कि 2-3 साल तक तो ठीक चले, उसके बाद वो वैसा ना चला पाए जैसे डोमिनोज़ चला रहा था, ठीक है? या फिर उससे भी अच्छा चला ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसी कंपनी चेंज हुई तुरंत का तुरंत प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोगों को समझने में टाइम लगता है चेंजेस। हो सकता है टेस्ट चेंज आए, वो सर्विसेज में चेंज आए, तो लोगों को समझने में टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे वो समझते जाएंगे वैसा वैसा प्रॉफिट का लेवल चेंज होगा। तो नॉर्मली 2 to 3 ईयर्स कोई भी जो गुडविल का जो रेपुटेशन है उसकी वजह से प्रॉफिट सिमिलर अर्न करता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इसकी वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दी रहेगी 2 ईयर्स 3 ईयर्स। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमेशा दिया रहेगा। तो मीनिंग समझ गए? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। ठीक है, वो सिमिलर प्रॉफिट अर्न करेंगे भले ओनरशिप चेंज हो गया तो भी। क्लियर है यहाँ तक? तो हेलो स्टूडेंट्स, we are continuing with the important terms explanation of chapter 2 of goodwill. Okay, so हमने एवरेज प्रॉफिट तक कर लिया है, so we will continue with super profit. Okay, so super profit is an excess of actual profit over normal profit. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज अगर एक्सेस में अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, दैट इज सुपर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ए सुपर प्रॉफिट। सो इसको कैसे डिनोट करेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी आपको अच्छे से समझना है ये सब जो बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। दिस इज़ वे वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो जो भी टर्म्स हैं आप कंफ्यूज नहीं होगे, और चैप्टर बहुत ईजी है इसके न्यूमेरिकल्स तो इसे मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। व्हेन बिजनेस अर्न्स अ रिटर्न बेस्ड ऑन मार्केट रेट ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न ऑन प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट अर्न किया उसे हम क्या कहेंगे? दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल रेट चलता है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में एक मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये समझ में आ जाता है कि कोई भी जो जिस टाइप की बिजनेस है, सपोज स्टील इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गया, तो ये जो इंडस्ट्री हैं ये अपने कैपिटल एम्प्लॉय करने के बाद में कितना एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब ये जो है अगर कोई बिजनेस इस रेट से ज़्यादा अर्न करती है, इफ बिजनेस इज गेटिंग एक्स्ट्रा और हाई रिटर्न अबव मार्केट रेट ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड देन एनी अदर सिमिलर बिजनेस, देन दिस टाइप ऑफ रिटर्न ऑन प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई बिजनेस उससे ज़्यादा कमा रही है तो ये क्या कहेंगे? वो जो है सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, ये सपोज पर्सन ए ने अपना बिजनेस ओपन किया, पर्सन ए एंड बी दो पर्सन हैं, ये दोनों ने अलग अलग जगह सेम टाइप का बिजनेस ओपन किया है। ठीक है, सपोज स्टील इंडस्ट्री, ए का भी स्टील इंडस्ट्री है, बी का भी स्टील इंडस्ट्री है दोनों ने सेम कैपिटल लगा के लेकिन अलग अलग जगह अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब भाई एक तो जगह अलग, मैनेजमेंट अलग, प्रोडक्ट सेम है, रॉ मटेरियल भी सेम आ रहा है, बट मैनेजमेंट और जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो, ठीक है, ये जो है थोड़ा बहुत डिफर करेगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस की वजह से और लोकेशन, ठीक है, हो सकता है ए जो है एक अच्छे लोकेशन पे अपना बिजनेस चला रहा हो, ठीक है, और बी का जो लोकेशन है उतना अच्छा ना हो, तो क्या होगा? ए जो है सपोज नॉर्मल रेट से ज़्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेट्स मान के चलो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख का 15% सपोज स्टील इंडस्ट्री के लिए डिसाइड है, तो 15,000 दोनों को अर्न करना चाहिए, दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बट ए बिकॉज ऑफ गुड लोकेशन, गुड मैनेजमेंट,
ठीक है, इज अर्निंग सपोज 30,000, सो उसका सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, 15,000 इज सुपर प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो 15,000 है। सो 30,000 माइनस 15,000 दैट इज 15,000। तो ये जो एक्स्ट्रा जो अर्न कर रहा है 15,000 के ऊपर, ठीक है, 15,000 से ऊपर वो अर्न कर रहे हैं, तो वो सुपर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ना व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जो भी कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बट फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल्स इन गुडविल यू हैव टू कैलकुलेट हाउ टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सो देर आर टू अप्रोचेज, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है, एंड एसेट साइड अप्रोच। सो फर्स्ट लाइबिलिटी साइड अप्रोच, अगर लाइबिलिटी साइड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, आपको सिंपल एक लॉजिक लगाना है, एकदम बेस लॉजिक, कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स दिस इज ओनर्स फंड। तो ओनर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सिर्फ वही आएंगी, बाकी सारी चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स पता है ओनर्स कुछ पैसा बचा के रखते हैं अपने कंपनीज में टू मीट एनी अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स ये लाइबिलिटी साइड का है। इसमें सबको क्या माइनस कर देना है ये कॉमन है इस चैप्टर पे, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। गुडविल अगर दिया हुआ है ये माइनस हो जाएगा, फिक्टिटुअस एसेट्स दिया हुआ है ये माइनस हो जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया है ये माइनस हो जाएगा। अभी इसका मीनिंग मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ फिक्टिटुअस एसेट्स एंड व्हाट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, गुडविल तो चल ही रहा है चैप्टर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसको माइनस कर देना है। ठीक है, टू अराइव एट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस गुडविल फिक्टिटुअस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इसको लेस कर देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए कैलकुलेट करना होता है क्योंकि इसी में से ही परसेंटेज बेस पे ही नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा। ठीक, नाउ एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच में आपको ऑल एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो भी बाहरी लाइबिलिटीज़ हैं उसको एसेट से माइनस कर देना, सारे एसेट से। ठीक है, पूरे एसेट्स टोटल करना है और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और ऑल एसेट्स में गुडविल फिक्टिटुअस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो ये कॉमन है आपको। ठीक है, गुडविल फिक्टिटुअस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इसको नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। और ये ध्यान रखो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ को माइनस मत कर देना। ठीक है, तो खैर वो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये अभी तक बहुत बार टर्म ये आ गया, तो अभी इसका मीनिंग समझो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, these investments are made in another enterprise for the benefit or growth of own business। ठीक, तो सपोज ए बिजनेस है और बी बिजनेस है, तो ए ने कुछ फंड बी में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि ए का जो बिजनेस ग्रो होता रहे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस इन्वेस्टमेंट्स आर मेन फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, अपने ही बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने पैसा कुछ इन्वेस्ट किया है दूसरे सेम टाइप के बिजनेस या फिर कोई अदर बिजनेस पे, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो। लाइक नॉर्मली सप्लायर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट्स है इनको क्या कह रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप जो सोचते हो, जैसे आप में जो इन्वेस्ट करते हैं बाहर पैसे। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये जो हो रहे हैं नॉर्मल, कि हम जो भी घर में एक्स्ट्रा पैसे है वो हम कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं टू गेट सम रिटर्न्स। ठीक है, टू गेट सम इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो कंपनीज और बिजनेस भी क्या करते हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बस एक्स्ट्रा फंड को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स।
So non-trade investment, this is an investment done for extra revenue and which is not related for business purpose. ठीक है, हम किसी बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर दिए हैं। सिंपल लॉजिक लगा लो, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हमारा हम कोई बिजनेस ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टेंजिबल एसेट्स, ये तो सबको पता है। ठीक है, दीज आर द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, ये तो ईजी सबको पता है। देन इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख छू नहीं सकते हैं, दीज आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। These assets help in production and also held in the business for administrative purposes. ये जो एसेट्स हैं बिजनेस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल। ठीक है, इसका मीनिंग पता है आपको, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, किसी बिजनेस ने पेटेंट्स परचेज किया अपने प्रोसेस को लेके। ट्रेडमार्क्स, उनका जो बिजनेस का जो ट्रेडमार्क है। ठीक है, लाइक लोगोज। ओके, गुडविल, ये पढ़ ही रहे हो आप चैप्टर में। सो दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। सो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देन फिक्टिचुअस एसेट्स, इसका बहुत लोग को भी मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, फिक्टिचुअस एसेट्स, दिस आर टेम्पररी एसेट्स विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक ऐसे एसेट्स हैं जिनको भी टेम्पररी हमने एसेट साइड लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों टेम्पररी लिखा हुआ है? क्योंकि इसका जो एक्सपेंडिचर है बहुत हैवी हुआ है। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बहुत हैवी अमाउंट में हमने स्पेंड किया है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर साइड नहीं लिख सकते, बिकॉज ऐसे एक्सपेंडिचर को हम अगर एक्सपेंडिचर साइड लिख दिए, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिए, तो प्रॉफिट बहुत ही कम शो होगा या लॉस में आ जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कह सकते, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम एसेट साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, टेम्पररी एसेट्स। तो जब उसकी यूज़फुल लाइफ तक के हम जब उसे यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद वो रिटर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो टेम्पररी है, उसका तो ऑटोमेटिक वो एसेट से हट जाता है। सो इट इज़ रिटर्न टेम्परली ऑन एसेट साइड बिकॉज इट्स एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा डेफोमेंट। ठीक है, तो उसी को कहते हैं डेफोमेंट। डेफोमेंट मीन्स जो एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज करके हमने एसेट साइड रख दिया है। ठीक है, अब ये अमोर्टाइजेशन और डेफरमेंट, इसका मीनिंग में भी आपको समझाता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर ये टर्म्स आएगा तो फिर वो बोलेंगे कि हमको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लो, देखो एग्जांपल मैंने लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स कोई भी बिजनेस ओपन होने से पहले जो एक्सपेंसेस किया गया उस बिज़नेस को रन करने के लिए, दैट इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। सपोज़ कोई भी जो कंपनीज है, सपोज सोप मेकिंग कंपनी, साबुन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो लक्स ले लो। ठीक है, लक्स सोप आप लोगों ने देखा है टीवी में ऐड। तो जो लक्स सोप है वो भी ओपन हो रही है, नया नया भाई लक्स सोप ब्रांड आया है मार्केट पे, वो ओपन होने वाली है। तो वो क्या कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी है लक्स सोप जो है, अपने बिजनेस ओपन होने से पहले एडवर्टाइज कर रही है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया है, और उस एडवर्टाइजमेंट पर उसने स्टार कास्ट को हायर किया है। तो और वो स्टार कास्ट करोड़ में पैसे ले रहे हैं, करोड़ों में वो एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अभी बिजनेस रन भी नहीं हुआ है, अभी जब शुरू में बिजनेस स्टार्ट होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, उसका अकाउंट बनेगा, और अगर हमने ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सबको पता है कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो करोड़ों में है, और अभी सपोज लक्स जो है लैक्स में अर्न करेगी प्रॉफिट, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, इनिशियल एक्सपेंडिचर ही करोड़ में है, तो सोचो वो तो कभी भी अपना प्रॉफिट शो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, बिकॉज उसने इतना हैवी एक्सपेंडिचर किया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, तो वो कभी उसको प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अभी भी बिजनेस चालू है। तो ऐसे तो नहीं कि बिजनेस चालू होते साथ ही वो एकदम करोड़ों अरबों में प्रॉफिट आएगा। तो सपोज लाखों में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो करोड़ों में है, तो जब भी हमें डेबिट साइड लिख देंगे तो प्रॉफिट तो हमेशा कम ही शो होगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ गुड बिजनेस, बट
हाई एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट इज शोइंग ऑलवेज लो। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बहुत हाई होते हैं, इस एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज किया जाता है, मतलब कि उसको एक साल नहीं किया जाता। सपोज लक्स को लग रहा है कि भाई वो आने वाले 10 साल में अच्छे से रिकवर कर लेगी, तो ऐसे जो बड़े एक्सपेंडिचर है इसको अमोर्टाइज कर देंगे 10 साल के लिए। यानी कि सपोज 1 करोड़ रुपए उसने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया था एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर हैं 1 करोड़, इसको 10 साल के लिए डिवाइड कर दो, यानी कि 10 लाख रुपीज़ एवरी ईयर वो डिस्ट्रीब्यूट शो करते रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो प्रॉफिट भी अच्छे से, अब 10 लैक्स है, प्रॉफिट भी वो लैक्स में ही अर्न कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर शो होगा, प्रॉफिट में बिजनेस शो होगा, अदरवाइज हमेशा लॉस ही शो होता रहेगा। तो अभी अमोर्टाइजेशन का मतलब समझ में आया, क्या होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, जो भी डेफर एक्सपेंडिचर है इनको एसेट साइड लिख देते हैं। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिजनेस रन करने में हेल्प हुआ, भाई ये जो हैवी एक्सपेंडिचर है ये बिजनेस रन करने के लिए तो किया गया है। ठीक है, तो लाइबिलिटी तो हुई नहीं है, तो ये क्या हुआ, एसेट्स ही हुआ, इसलिए इसको एसेट साइड लिखते हैं। तो कहीं को ये रहेगा कि भाई ये लाइबिलिटी क्यों नहीं है, तो हर एक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना है, क्यों लाइबिलिटी नहीं है, क्यों एसेट्स है। ओके, तो एसेट्स का मीनिंग पता है, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं, जो भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हाई एक्सपेंडिचर है ये बिजनेस ग्रो करने में हेल्पफुल है, इसलिए इसको एसेट साइड लिखा जाता है टेम्पररी। जैसे 10 ईयर्स कंप्लीट हुआ, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, 10 ईयर्स, ऐसे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ईयर्स डिसाइड हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको डेफर किया जाएगा, अमोर्टाइज किया जाएगा ओवर सम ईयर्स। ठीक है, तो एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो डेफर किए जाएं। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर से डिबेंचर्स अभी आपको क्लास 12th में है। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट में कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल नॉमिनल वैल्यू से कम में अगर इशू किया जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी फिक्टिटुअस एसेट्स कंसिडर करके एसेट साइड लिखा जाएगा। देन अंडर राइटिंग कमीशंस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। ठीक है, फिक्टिटुअस एसेट्स के। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल।